एक्ट है आपका, कुछ रूल्स है, उस पर चर्चा करेंगे जो आवश्यक है। आप है पहले आपको चकबंदी एक्ट है, चकबंदी एक्ट है। हाँ, आवाज लगता है वापस हो रही है उधर से। हाँ, इको हो रहा है। हेलो, नहीं इको नहीं हो रहा सर, नहीं। अच्छा, चलिए। चकबंदी जो एक्ट है उसे कहा जाता है बिहार जोत समेकन एवं खंडकरण अधिनियम 1956। क्या आप लीजिए, इसी को चकबंदी मैनुअल भी आपका है जो निर्गत है। चकबंदी की सारी प्रक्रिया है कैसे कैसे होगी। तो बिहार जोत एवं समेकन एवं खंडकरण अधिनियम 1956 और नियमावली 1958 है इसका जो है। इसी के तहत बिहार में रिविजनल सर्वे के पश्चात चकबंदी का कार्य किया गया और साथ ही हमारे इस नियमावली में भी है कि सर्वेक्षण के बाद चकबंदी का कार्य किया जाएगा। सर्वेक्षण के बाद जो है बिहार में चकबंदी का कार्य किया जाएगा। तो पहले आप जान लीजिए कि बिहार जोत समेकन एवं खंडकरण निवारण अधिनियम 1956 एवं नियमावली 258 के अंतर्गत रिविजनल सर्वे के बाद बिहार में चकबंदी का प्रारंभ किया गया था। आपको जहां जहां 1970 में या 68 में 1969 में रिविजनल सर्वे हुआ, जिसमें आपका शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो पुराना शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट था, जिसके अंतर्गत वर्तमान में भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और तिरहुत कमिश्नरी में भी चकबंदी का कार्य प्रारंभ किया गया था। आपका वैशाली, मुजफ्फरपुर जहाँ रिविजनल सर्वे हुआ था वहाँ उसके पश्चात मुझे चकबंदी का कार्य प्रारंभ किया गया और चकबंदी अभी वर्तमान में भी कुछ जिलों में लागू है जहाँ उसके आधार पर ही लगान वसूली होती है और दाखिल खर्च की प्रक्रियाएं भी होती है। आपका खासकर कैमूर जिलों में ज्यादा सफल रहा, साथ ही पूर्णिया भी आपका, कटिहार, गया में। तो उस समय जब चकबंदी एक्ट लागू हुआ तो बिहार में दो तरह का योजना थी। उस समय जहां रिविजनल सर्वे हो रहा था वहां भी खानापुरी के बाद वहां चकबंदी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। उसे ए श्रेणी कहते थे। योजना जो भारत सरकार की योजना थी उसके अंतर्गत था। और जहां सर्वे नहीं हो रहा था, रिविजनल सर्वे फाइनल हो गया, वहां चकबंदी प्रारंभ किया गया, उसे बी श्रेणी में रखा गया था। चकबंदी से के परिप्रेक्ष्य में, सर्वे के परिप्रेक्ष्य में चकबंदी का औचित्य, इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि हमें जब हम सर्वे प्रारंभ करते हैं तो हमारे बिहार में कुछ जिलों कैडेस्ट्रल सर्वे से आच्छादित है, जहां पूर्व में उसकी के आधार पर हमारा लगान वसूली, दाखिल खारिज या अन्य कार्य भी राजस्व की हो रही है। कुछ जिला ऐसे है जहां रिविजनल सर्वे हो गया है, उसके आधार वो लागू है, उसके आधार पर काम हो रही है। बहुत सी जिला है, कुछ अंचल है जहां चकबंदी का फाइनल हो गया और वहां चकबंदी लागू है, उसके खतियान के आधार पर अन्य कार्य भी, राजस्व की कार्य या अन्य कार्य भी किया जा रहा है। ये आप समझ लीजिए। तो इसमें चकबंदी में क्या था कि जो चकबंदी कृषि योग्य भूमि को करना था, ये आप जान लीजिए। कृषि योग्य भूमि जो थी उसे ही वही चकबंदी का कार्य करना था। जहां शहरी क्षेत्र था वहां नहीं करना था, या बलुआही मिट्टी थी या दियारा क्षेत्र था, लैंड था, वहां नहीं करना था। उसको एग्जेम्प्ट किया गया था, वो चकमुक्त किया गया था। वो चकबंदी की भाषा में चकमुक्त कहते हैं। आप जहां गांव है, गांव भी आबादी है, तो आबादी के 100 मीटर के सरकमफ्रेंस में, परिधि में उतनी जमीन छोड़कर चकबंदी का कार्य किया गया कि अगर गांव में आबादी के बाद अगर बास भूमि अगर विस्तारित होता है, लोग बसते हैं, इसलिए उन्हें छोड़कर किया गया। उस जो जमीन छोड़ी जाती थी, चकबंदी की बोलचाल की भाषा में फिरनी जमीन बोला जाता है। आप देखेंगे लोग आपको मिलेगा, चकबंदी खतियान में भी फिरनी लिखा रहेगा, पर एक्ट और रूल में फिरनी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
इतना आप जान लीजिए। चकबंदी में क्या होता है कि एक सलाहकार समिति होती है। पहले चकबंदी जब नोटिफाइड होता है, वहां भी जिस तरह से स्पेशल सर्वे में राज्य सरकार नोटिफाइड करती है, तो चकबंदी में भी का सेक्शन 3 के तहत राज्य सरकार के द्वारा जोतों के समेकन को स्कीम बनाने के लिए, स्कीम शब्द किया गया, स्कीम बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सेक्शन में यह घोषणा की जाती है और सेक्शन 4 में अधिनियम 3 के तहत अधिसूचना जारी की जाती है। सेक्शन 4 में धारा 3 के उप धारा 1 के अधीन अधिसूचना जारी की जाती है कि भाई है। उसी स्थिति में चकबंदी में मुख्य चीजें आपको बता देते हैं जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए, विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप स्पेशल सर्वे आप कर रहे हैं। तो चकबंदी में क्या होता है कि जो भी चकबंदी का कार्य होता है वो ग्राम स्तर पर एक सलाहकार समिति का गठन किया जाता है और यह है ये आपका चकबंदी की अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार समिति का गठन होता है। वो है जो सलाहकार समिति होती है उसमें सदस्य होते हैं 5 से 12 होते हैं और उसमें बड़े रैयत भी होते हैं, अनुसूचित जाति के भी होते हैं, भूमिहीन भी होते हैं, ये सभी उसके सदस्य होते हैं, ये आप समझ लीजिए। और साथ ही सलाहकार समिति का दायित्व होता है कि चकबंदी योजना के लिए सिद्धांत विवरणी तैयार किया जाना। एक सिद्धांत वहां बना लिया जाता है कि चकबंदी इस गांव में जो किया जाएगा उसका क्या क्या सिद्धांत होगा, उसकी सिद्धांत की पहले तय कर लेते हैं। सिद्धांत भी चकबंदी अधिनियम के सेक्शन 9 के अंतर्गत सिद्धांत विवरणी तैयार करने का प्रावधान रखा गया है। वो सारी चीजें एक्ट के मतलब है, माने सलाहकार समिति भी अकॉर्डिंग टू एक्ट और सिद्धांत भी बनाने का भी है। उसमें सिद्धांत क्या है कि संबंधित ग्राम इकाई का नक्शा भी रहेगा जिसमें आबादी स्थल रहेंगे, नहर, सड़क, बाग, कुआं, नाला, कब्रिस्तान, शमशान, लोक प्रयोजन हेतु भी चिन्हित भूमि को चिन्हित किया जाता है। एक क्या होता है आपको आगे बताएंगे कि जो वहां रैयत होते हैं उनसे दान स्वरूप जमीन ली जाती है, उसमें कुछ परसेंटेज है, उसके तहत लोक प्रयोजन के लिए भी इस तरह की व्यवस्था होती है कि स्कूल भी बना दिया जाए, सड़क बना दिया जाए, नाला बना दिया जाए, अस्पताल के लिए। इस तरह से सब गांव के जो सलाहकार समिति होते हैं उस बैठकर मिलजुल कर एक सिद्धांत बनाते हैं कि इस गांव में चकबंदी की जो किया जाएगा सारी व्यवस्थाएं हो और उसको है इस प्रकार वो तय किया जाता है। और इसी प्रकार से प्रत्येक अमीन भूमि पंजी और सिद्धांत विवरणी का वो तैयार करते हैं। ठीक है। और अद्यतन अधिकार अभिलेख जो होता है क्या वो अभिलेखागार से प्राप्त किया जाता है। यहाँ भी यह सर्वे कार्यालय से चकबंदी जब प्रारंभ करते हैं तो गत अधिकार अभिलेख यदि कैडेस्ट्रल का है या रिविजनल का है वह लिया जाता है। प्राय अभी तक बिहार में रिविजनल सर्वे के बाद ही चकबंदी किया गया, तो रिविजनल सर्वे का खतियान जिला अभिलेखागार से प्राप्त होता है और उससे वो बैठक बुलाकर उसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, सिंचाई की व्यवस्था, भूखंड की किस्म पर विचार करते हैं और उस हिसाब से उसका मूल्यांकन करते हैं। ये पहले और उसके और सारी सूचनाएं को जो है एक वहां चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत एक प्रपत्र है उसमें संकलित करते हैं। रैयत का नाम, धारित भूमि की भूखंडों की क्रम संख्या और क्षेत्रफल खेसरावार उसको पहले करते हैं। दर रैयत है, दर रैयत जो है अगर अंडर रैयत भी अगर जमीन जोतता है उनके पास क्षेत्रफल है, उनकी प्लॉट नंबर क्या है उसे रखते हैं। अब प्रत्येक भूखंड का मूल्यांकन करते हैं, वो सलाहकार समिति के हिसाब से उपज के आधार पर प्रत्येक प्लॉट की वो एक दर तय किया जाता है, धनहर का, भीट का, फिर आपका इस प्रकार की जो है उत्पादकता के आधार पर। धनहर भी 3 तरह के होते हैं चकबंदी की एक्ट रूल के मुताबिक, धनहर 1, धनहर 2, धनहर 3, भीट 1, भीट 2, समझ लीजिए वो है। इस प्रकार से वो तैयार किया जाता है। साथ ही उस जो प्रपत्र होती है उसमें कितनी भूमि जो है सार्वजनिक प्रयोजन के उद्देश्य से उसे भी लिखे हैं। इस तरह से वो सिद्धांत विवरणी बनाते हैं और भूमि पंजी का प्रकाशन करते हैं। भूमि पंजी प्रकाशन मीन्स क्या है, जो गत अधिकार अभिलेख रिविजन सर्वे का जो खतियान होता है उसे प्रकाशित करते हैं। अब प्रकाशित कर उन रैयतों से आपत्ति लेते हैं
इसकी प्रकाशन भी जो है 30 दिनों का होता है। जो पहले भूमि पंजी बनाते हैं, ये जो गत अधिकार अभिलेख होगा उसके आधार पर भूमि पंजी का निर्माण करते हैं। जैसे हम यहाँ प्रपत्र 5 में उसकी प्रति तैयार करते हैं, तो चकबंदी में भूमि पंजी पहले उसको लिखते हैं, गत अधिकार अभिलेख से भूमि पंजी तैयार करते हैं और तैयार करके उसे शिविर में ले जाकर 30 दिनों के लिए प्रकाशित करते हैं, उस पर आपत्ति लेते हैं। क्यों इसलिए करते हैं कि जो गत अधिकार अभिलेख, आपको साथ ही साथ ये भी जानकारी देना चाह रहे हैं कि एक्ट में प्रावधान है कि गत अधिकार अभिलेख 20 वर्षों के अंदर का होना चाहिए। 20 वर्षों में मान लीजिए कि पिछला खतियान में मेरे पिताजी का नाम से था खाता, उनका देहांत हो गया, देहांत के बाद वंशावली लगाते हुए वहां वंशावली आम सभा में अनुमोदन नहीं कराया जाता है, स्वयं रैयत जो है वंशावली देता है, वो अंचल कार्यालय से बनवाकर पारिवारिक सूची या अपने ग्राम पंचायत के मुखिया के माध्यम से वंशावली बनाते हैं, सरपंच के माध्यम से बनाते हैं, और इस प्रकार संलग्न कर आवेदन पत्र के साथ वो आपत्ति देते हैं कि भाई मेरे पिताजी के नाम से खतियान था, उनका देहांत हो गया, उनके मरने के बाद उनके 4 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, इस तरह के देखकर वो आपत्ति करते हैं। ये आपत्ति देने की 30 दिनों की अवधि होती है और उसके बाद और सुनवाई प्रारंभ की जाती है। जो सुनवाई होती है धारा 3 4, 4, 5 और 10D के तहत, वहां यहाँ कानूनगो होते हैं तो वहां सहायक चकबंदी पदाधिकारी होते हैं और वहां जिस तरह से आप यहाँ विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं तो वहां चकबंदी पदाधिकारी होते हैं शिविर के प्रभारी, उनके अंडर में जो है सहायक चकबंदी पदाधिकारी कार्य करते हैं। सहायक चकबंदी पदाधिकारी को भी यहाँ अमीन कानूनगो आपत्ति की सुनवाई करते हैं, तो वहां जब भूमि पंजी का प्रकाशन किया जाता है तो पहले उनके द्वारा सुनवाई की जाती है और सुनवाई कर उस आपत्तियों का निपटारा किया जाता है। यदि कोई रैयत को कहीं कोई दिक्कत है, अगर उनके आदेश से, उनके द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध है, तो चकबंदी पदाधिकारी से ऊपर वहां उप निदेशक चकबंदी होते हैं जिला स्तर पर। जैसे हमारे यहाँ सर्वे में प्रभारी चकबंदी पदाधिकारी होते हैं, प्रभारी पदाधिकारी होते हैं अपर संभारता स्तर के, वैसे ही वहां उप निदेशक चकबंदी होते हैं अपर संभारता स्तर के पदाधिकारी जिला के। समझ लीजिए वो अलग पद है। यदि मान लीजिए कि राज्य सरकार के द्वारा उप निदेशक चकबंदी के पद पर पदस्थापन नहीं किया जाता है तो जिले के अपर संभारता राजस्व ही उसके प्रभार में होते हैं, उनके द्वारा उन चकबंदी एक्ट के अंतर्गत जो उनकी कार्य होती है, उनकी उन कार्यों की दायित्व का निर्वहन अपर संभारता महोदय द्वारा किया जाता है। तो 10D के तहत धारा 3 और 4 और 5 के तहत वो उन आपत्तियों की निष्पादन सहायक चकबंदी पदाधिकारी के द्वारा होती है। अगर सहायक चकबंदी पदाधिकारी का आदेश से अगर कोई क्षुब्ध है तो वहां एक व्यवस्था है एक्ट में, उनके आदेश के खिलाफ उप निदेशक चकबंदी के यहाँ अपील करेंगे, न कि चकबंदी पदाधिकारी के न्यायालय में। सर्वेक्षण में क्या होता है कि कानूनगो जो आपत्ति की सुनते हैं और सुनने के बाद निपटारा करने के बाद विश्रांति में अगले चरण के लिए प्रारूप अधिकार अभिलेख का तैयारी की जाती है और प्रकाशन किया जाता है। और यहाँ इन आपत्तियों फिर आपत्ति जो प्राप्त होती है सहायक चकबंदी पदाधिकारी सुनते हैं। परंतु लेकिन चकबंदी में क्या होता है कि भूमि पंजी की जो प्रकाशन किया जाता है, भूमि पंजी क्या है, गत अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपि है, उस पर जो आपत्तियां आती है उसका निपटारा सहायक चकबंदी पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा जो आदेश पारित किया जाता है उनकी निपटारा उस आदेश के विरुद्ध अपील उप निदेशक चकबंदी के न्यायालय में किया जाता है, न कि चकबंदी पदाधिकारी के यहाँ। यहाँ ये अंतर है, समझ गए। अब एक चीज और, इनको इसी धारा में यदि मान लीजिए ऐसा भी होता है कि ये सारी आपत्तियां की सुनवाई कर दिए और करने के बाद में एक 10D में भी एक व्यवस्था है उनकी, एक बार और है, यदि उप निदेशक के यहाँ अगर खतियान बनकर जाता है तब अगर उप निदेशक चकबंदी जो होते हैं DDC करते हैं, डिप्टी डायरेक्टर कंसिडरेशन, वो अगर संतुष्ट नहीं है तो पुनः वो लौटाते हैं। लौटाने के बाद पुनः वो निर्देश करते हैं कि नहीं पुनः फिर एक प्रकाशन करें भूमि पंजी का, पुनः आपत्ति लें। उसमें 10
डी, ABCD वाला डी के अंतर्गत पुनः फिर आपत्ति आती है, उसकी भी सुनवाई सहायक चकबंदी पदाधिकारी के अंतर्गत किया जाता है और पुनः फिर वो चेक का करते हैं। तो भिन्न भिन्न धाराओं में ये व्यवस्था है। अब उसके पश्चात जब ये हो जाती है तो एक चेक प्रारूप तैयार किया जाता है। जो सहायक चकबंदी पदाधिकारी सारे आपत्तियों को जब निपटारा कर देंगे सुनवाई के पश्चात, तो भूमि पंजी और नक्शा के बाद ग्राम सलाहकार समिति के सदस्यों और रैयत के साथ वो बैठक करते हैं गांव में जाकर सहायक चकबंदी पदाधिकारी कि भाई अब चेक प्रारूप बनाएं। चेक प्रारूप के लिए कुछ चेक जो बनता है, मेरे 4 प्लॉट है, एक ही रैयत का है, खेती करने के लिए एक बड़ा प्लॉट कर दिया जाता है, उससे नाला वगैरह का निर्माण किया जाता है, रोड का निर्माण किया जाता है। यही ना है चकबंदी। चकबंदी में क्या है? समेकन करना, एक जगह करना। तो उसमें क्या क्या बातों पर ध्यान देना होगा। जब वो बैठक करते हैं भूमि पंजी प्रकाशन के बाद, आपत्तियों की सुनवाई के बाद, तो रैयत भी उपस्थित होंगे, ग्राम सलाहकार समिति के सदस्य भी उपस्थित होते हैं, सहायक चकबंदी पदाधिकारी के अध्यक्षता में बैठक होती है। तो उसमें ये तय करते हैं कि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कितनी भूमि प्रत्येक रैयत अंशदान के रूप में देंगे, कितना कितना अपना है, तो वो तय होता है। कटौती के बाद मूल्यांकन की परिकल्पना की भूमि जोड़ने या घटाने के बाद किसी रैयत की धारित कुल भूमि 50% से अंतर नहीं होना चाहिए, 25% से। फिर अगर किसी प्लॉट में, मान लीजिए मेरा प्लॉट है, इसमें कुआं है, बसवारी है, ये प्लॉट आपको अगर दे दिया जाता है, मोहन सिंह को दे दिया जाता है, तो उस स्थिति में जो बंसवारी है उसकी तो मूल्य होगी, उस कुआं खोदने में जो मूल्य लगा होगा, अगर कोई वृक्ष है तो उसका कीमत, इसका भी आकलन किया जाता है कि एक पेड़ का कीमत क्या होगा, इस बंसवारी का क्या कीमत होगा, कुआं का क्या होगा। क्योंकि अगर वो प्लॉट अगर किसी दूसरे रैयत को मिलेगा, उस रैयत के द्वारा इन कुआं, वृक्षों, पेड़ों का मूल्य का भुगतान करना पड़ता है उन रैयतों को। इसके भी दर का निर्धारण इसी समय किया जाता है। आप साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण है होता है कि प्रत्येक रैयत को एक बड़े भूखंड पर चेक आवंटित किया जाता है। मान लीजिए एक रैयत हम हैं, हमारे पास 4 प्लॉट है, एक प्लॉट जो 1 एकड़ का है और 3 प्लॉट 10-10 डिसमिल का है। तो जहां मेरा बड़ा प्लॉट होगा, मेजर प्लॉट रकबा का प्लॉट होगा, वहीं पर मुझे चेक दिया जाएगा। माने एक साथ हमें 1 एकड़ का जहां प्लॉट है और तीनों प्लॉट जो है दूर है, तो वो उतनी रकबा का मूल्य के आधार पर यहां शामिल करके एक जगह दिया जाएगा। ये भी काम वहां होती है। फिर सिंचाई के साधन के साथ भूखंड पर भूमि का मूल्यांकन कर उसकी बराबर भूमि का आवंटित की जाती है, क्योंकि वहां धनहर, भीट, जो अगर सिंचाई का साधन नहर के किनारे है, किसी आहार के किनारे है, उसकी मूल्य, और कुछ सिंचाई के स्रोत से अगर दूर है उसका मूल्य, इस तरह से उसका मूल्य का भी निर्धारण वो किया जाता है। इस प्रकार ये सब चीजें तय होती है और इस प्रकार जो है चेक बनता है। चेक बनने के बाद उसका प्रकाशन किया जाता है। उसके बाद भी जब प्रकाशन किया जाएगा तो उस पर भी आपत्ति ली जाएगी। उस आपत्तियों का निराकरण कौन करेंगे भाई? चकबंदी पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। चकबंदी पदाधिकारी सारे विधिवत आपत्तियों को निपटारा कर लेंगे। निपटारा करने के बाद पुनः फिर जो चेक प्रारूप तैयार किया गया उसमें संशोधन किया जाएगा, मानचित्र तैयार किया जाएगा और तब पुनः फिर उप निदेशक चकबंदी को उस मानचित्र को संपुष्ट हेतु भेजते हैं कि भाई ये जो हम बनाए हैं चेक, वो उसको संपुष्ट कर दिए, कंफर्म कर दिए सही है या गलत। तो जो खतियान यहाँ बनता है वो प्रपत्र 17 पे बनता है। आप जान लीजिए, एक चीज आपको यही मिलेगा, खतियान जो आएगा तो प्रपत्र 17 में आएगा। तो आप वो जो खतियान आपको देखने के मिलेगा उसके प्रथम भाग में पूर्व के खतियान अभिलेख खतियान का विवरण दर्ज रहता है भूमि का। अब ये ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या होता है, 1 से लेकर 500 तक का खाता क्रमवार होता है। मगर चकबंदी खतियान में क्या होता है भाई कि खाता नंबर 1 है तो वो जो पेज किसी रैयत को आवंटित किया गया है उसके पहले वाले भाग में विगत अधिकार अभिलेख का भूमि का विवरण लिखा रहता है रिविजन सर्वे का। और भाग 2 में क्या होगा, भाग 2 में लिखा रहेगा चेक खतियान के बारे में डिटेल, जो आपका धारा 13(4) के अधीन समेकन की स्कीम की पुष्टि के बाद जो रैयत को आवंटित की जाएगी वो भाग 2 में लिखा रहता है। खतियान यही आप समझ लीजिए, यदि चेक खतियान आपको मिला तो आप पहली
प्रथम भाग में जो लिखा है वो आप समझ लीजिए कि रिविजनल खतियान का विवरण दिया हुआ है उस रैयत का, और भाग 2 में जो नया आवंटित हुआ वो चक वो रहेगा, तो वहां का खतियान प्रपत्र 17 में रहता है। ये आप जान लीजिए, चक खतियान जब भी रहेगा प्रपत्र 17 में रहेगा। चक प्रपत्र 17 का भाग 1 गत अधिकार अभिलेख का विवरण दर्ज रहता है, और भाग 2 चक से संबंधित होता है। ये आपकी जानकारी के लिए ये बता दिए आपको। इस प्रकार चकबंदी खतियान तैयार हो जाता है, और चकबंदी जब खतियान तैयार हो जाएगी तो एक्ट की धारा 26 क, आप जान लीजिए 26 क, एकदम याद रखिए, बोलचाल की भाषा में सुनने को मिलेगा कि बिहार जोतों की समेकन एवं खंडकरण निवारण अधिनियम 1956 की धारा 26 क के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा अनाधिसूचित किया गया है। जब राज्य सरकार डी नोटिफाइड कर देगी तो वो खतियान लागू हो जाता है। वो खतियान पुनः फिर एक प्रति अंचल कार्यालय चला जाएगा, एक समाहरणालय को चला जाएगा, एक वो चकबंदी कार्यालय में रह जाएगा। इस प्रकार 3 प्रति तैयार होती है प्रपत्र 17 में, और उसके बाद वो आप जब सर्वे करने जाएंगे वही खतियान आपको मिलेगा, जिसमें प्रपत्र 17 में खतियान मिलेगा। अब पुनः फिर एक बार बता देना चाहता हूं कि प्रपत्र 17 में जो खतियान मिलेगा उसका प्रपत्र 17 का भाग 1 गत अधिकार अभिलेख में जो रैयतों का भूमि का विवरण रहता है, भाग 2 में चक स्कीम के तहत जो रैयतों को आवंटित की गई है भूमि, वो भाग 2 में रहता है। यही खतियान होती है। अगर वो खतियान मिल गया तो आपको बहुत लाभकारी होगी। और रहा कि बिहार में चकबंदी कुछ जिलों में सफल रही है, जो अभी लागू भी है धरातल पर, उस तरह से आपको सुविधा होगी। अब चकबंदी हो गया। एक चीज और आपको जानकारी के लिए आपको दे देते हैं। हाँ, बिहार काश्तकारी अधिनियम के तहत 1885 के नियम 53 में कुछ संशोधन किया गया था 13/2/2018 को, जिसके अंतर्गत आपका रैयती बेलगान और काबिल लगान जमीन का लगान निर्धारण से संबंधित ये व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि आपको जो पूर्व के क्लास में बताए थे कि जमींदारों की जो जमीन बीएलआर एक्ट 1950 के तहत सेक्शन 567 के तहत जो भी जमींदारों की जमीन थी वो लगान निर्धारण किया जाता था। आम रैयती जमीन जो बेलगान था या काबिल लगान योग्य भूमि थी, उसका लगान निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं था। तो हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 13/2/2018 को बिहार काश्तकारी संशोधन नियमावली 2018 लाई, जिसमें इसके बारे में आप जान लीजिए। रैयती बेलगान ऑब्लिक काबिल लगान जमीन का लगान निर्धारण का क्या प्रक्रिया है। रैयती बेलगान और काबिल लगान जमीन का लगान निर्धारण से संबंधित याचिका क्षेत्र के अंचल कार्यालय में प्रपत्र एक है, इसी एक्ट में, उसमें तहत रैयत जो है एक आवेदन पत्र देते हैं। खतियानी रैयत स्वयं भी हो सकते हैं या उनके उत्तराधिकारी, जो कैडस्ट्रल सर्वे हो या रिविजनल सर्वे में, वो स्वयं भी अगर जीवित है तो स्वयं भी दे सकते हैं उनके उत्तराधिकारी कि भाई हमारा जमीन है। यदि खतियानी रैयत के वैध उत्तराधिकारियों में से एक उत्तराधिकारी अथवा एक से अधिक उत्तराधिकारी को द्वारा इस प्रकार का आवेदन पत्र अंचल कार्यालय में समर्पित किया जाएगा, और वैसी स्थिति में सभी अन्य उत्तराधिकारी की भी सम्मति उस आवेदन पत्र में होना चाहिए, आवश्यक होगा। यदि सर्वे खतियानी रैयत और रैयत के वैध उत्तराधिकारियों द्वारा जमीन आपसी सहमति से बंटवारा के आधार पर प्राप्त हुआ है तो बंटवारा का कागज भी उसमें संलग्न होना चाहिए, और सभी हिस्सेदारों का लिखित समझौता उस पर होना चाहिए, माने सहमति होना चाहिए। तत्पश्चात रैयती बेलगान और काबिल लगान जमीन निबंधित विलेख के माध्यम से अगर क्रय किया गया, ऐसा भी होगा कि खतियान में जो बेलगान लिखा हुआ था या काबिल लगान था वो रैयत जमीन किसी दूसरे को बेच दिया, तो अगर जिन व्यक्ति के साथ विक्रय किया गया है उस रैयत के द्वारा अगर क्रेता के द्वारा आवेदन पत्र दिया जाता है तो रजिस्टर्ड सेल डीड भी लगाएंगे, लगाकर वो आवेदन पत्र अंचल कार्यालय के यहाँ में देंगे। ठीक है। यदि वसीयत में अगर आधार पर प्राप्त हुआ है, मान लीजिए कि अगर जो खतियानी रैयत थे वो वसीयत कर दिए, बिल कर दिए,
उसके संदर्भ में भी बताया, अगर वसीयत किया गया है तो प्रोवेट होना चाहिए, प्रोवेट भी लगाया जाएगा सक्षम न्यायालय के द्वारा। अगर प्रोवेट कराकर उसमें लगाएंगे, संलग्न करेंगे। साथ ही यदि सर्वे खतियान में याचिका से संबंधित जमीन गरमजरू आम, खास, कैसरे हिंद, खास माल के रूप में दर्ज की गई है, मान लीजिए खतियान में गरमजरू आम है, खास है, कैसरे हिंद की भूमि है, खास माल से रूप में दर्ज की गई है, तो ऐसे मामलों में लगान निर्धारण के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की जाएगी। ये समझ लीजिए पहले। यदि गरमजरू आम है, मालिक है, कैसरे हिंद है, खास माल की भूमि है, उसका लगान निर्धारण का कार्रवाई नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत केवल वही जमीन, उसी जमीन की जाएगी जो जमीन बेलगान है या काबिल लगान है तभी, और इस है। और इसी प्रकार यदि जमीन धार्मिक न्यास बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड की है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है और किसी ट्रस्ट, गुरुद्वारा के ट्रस्ट में स्वामित्व में पाई जाती है, ऐसे भी जमीन के लिए भी कोई आवेदक रैयत आवेदन पत्र देता है अंचल कार्यालय में कि भाई लगान निर्धारण कर दीजिए, तब भी अंचल अधिकारी उसको, उसके आवेदन पत्र को नहीं ग्रहण करेंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे। और तत्पश्चात अंचल अधिकारी क्या करेंगे भाई, उसको पहले जांच प्रतिवेदन लेंगे अपने संबंधित हल्का कर्मचारी से, अपने राजस्व अधिकारी के माध्यम से और अपने अनुशंसा के साथ अभिलेख को संधारित कर उप संहारता भूमि सुधार को अग्रसारित करेंगे, भेजेंगे। और भूमि सुधार उप संहारता जो का पद होता है कहाँ होता है भाई, आप जान लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। वो अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी होते हैं, जिसे डीसीएलआर बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स। वो उनके द्वारा वो यदि लगान का निर्धारण किया जाएगा जो अंचल अधिकारी के द्वारा अनुशंसा कर भेजा जाएगा। यदि मान लीजिए उप समाहर्ता भूमि सुधार का पद रिक्त है, अनुमंडल पदाधिकारी उसके प्रभार में है, तो अनुमंडल पदाधिकारी उस लगान का निर्धारण करेंगे, ये जान लीजिए। इस प्रकार वो आपका जब वो वहां लगान स्वीकृत हो जाएगा तब पुनः फिर अभिलेख अंचल कार्यालय में आ जाएगा, और अंचल कार्यालय में आने के बाद वह अंचल अधिकारी अपने आदेश देंगे अपने राजस्व कर्मचारी को, राजस्व कर्मचारी पंजी 2 में नाम दर्ज करेंगे और दर्ज कर रसीद निर्गत करेंगे। तो इस प्रकार का खतियान में, खतियान के आधार पर आपके पास खतियान कैडेस्ट्रल सर्वे का होगा, रिविजनल का होगा, और आप सर्वे कर रहे हैं, बेलगान जमीन है या काबिल लगान है, उसका रैयत रसीद देता है, तो आप उसको पूरी तरह से सत्यापन कर लेंगे। आप उससे कहेंगे सच्ची प्रति मांग कर ले आओ, अभिलेख का नकल लाओ, ताकि उसमें आपको सारी कार्यवाही की वो प्रति होगी, उससे आप संतुष्ट होकर उसका खाना पूरी करेंगे और आवश्यक कार्य करेंगे। इसलिए आपकी जानकारी के लिए ये भी आपको बता दिए। और साथ ही ये भी जान लीजिए, उप संहारता के द्वारा जो आदेश पारित किया जाएगा, उससे कोई अगर पक्ष उस आदेश से अगर व्यथित है, अगर दुखी है, उसे संतुष्ट नहीं है, तो अपील कहाँ होगा भाई, अपर संहारता महोदय के न्यायालय में। तब अपर संहारता महोदय के द्वारा भी अगर संपुष्ट कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और संपुष्ट किया गया तो ठीक है, अगर लगा कि नहीं ये गलत किया गया है तो उनके द्वारा रद्द भी किया जा सकता है। ये यही प्रक्रिया है, और इसी प्रकार उसका लगान निर्धारण किया जाएगा उप संहारता। तो आपके समक्ष अगर सर्वे करने के क्रम में बेलगान जमीन हो, काबिल लगान हो, उसका लगान निर्धारण उप संहारता भूमि सुधार स्तर के द्वारा किया गया है, महोदय के द्वारा किया गया, और अंचल अधिकारी के आदेश पर राजस्व रसीद आया, तो आप साथ साथ राजस्व रसीद के साथ साथ वो रैयत से लगान निर्धारण की कार्यवाही की सच्ची प्रतिलिपि भी मांग लेंगे, और देखने के बाद ही आप अग्रतर कार्रवाई करेंगे। यदि रैयत या आप क्लियर हो गया। साथ ही कुछ और चीजें हैं जो बता देते हैं, ऑफ कीजिए।
क्या था? कुछ और बता देते हैं। हाँ, अब आप बिहार प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेंडेंसी एक्ट 1947 आपको बताए थे, तो अब इस एक्ट के बारे में भी संक्षिप्त रूप से बता देते हैं, जो आपको खानापुरी के क्रम में आपको जानकारी रखना चाहिए। पहला है कि विशेषाधिकार प्राप्त रैयत क्या है। विशेषाधिकार प्राप्त रैयत किसे कहते हैं, ये आप जान लीजिए कि परिभाषा। विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति उसे कहते हैं जो जमींदार, खिवटदार, दरमियानी खिवटदार या महाजन न हो। जो उस समय जमींदारी के समय में, क्योंकि जमींदारी समाप्त हुई थी, उसी समय ये एक्ट 1947 में आया। आज क्योंकि जो रैयती जमीन में बसे हुए थे, उन्हें उसे बास की भूमि उपलब्ध कराने के लिए सरकार ये लोक कल्याणकारी योजना या लाई थी कि इस एक्ट के तहत सभी जो किसी की जमीन पर अगर रह रहे हैं उन्हें कोई हटाए नहीं, इसके लिए ये लाई थी कि सभी को पास की भूमि मिल जाए। तो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति उसे ही कहेंगे जो जमींदार स्वयं नहीं हो, वो खिवटदार नहीं हो, वो टेन्योर होल्डर नहीं हो या महाजन नहीं हो, जिनके पास मकान के अलावे अन्य कोई जमीन नहीं हो। ये आप जान लीजिए, जो किसी रैयती जमीन में कोई बसा हुआ है, उसके अलावा मकान के अलावे कोई जमीन नहीं हो, अगर यदि है भी तो 1 एकड़ से कम हो। ये व्यवस्था ये प्रावधान किया गया है। और बिहार प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेंडेंसी एक्ट जो है, ऐसे व्यक्ति का नाम उस आवासीय जमीन का कायमी खाता खोला जाएगा, ये व्यवस्था की गई। अगर इस तरह का अगर रैयतों को पर्चा मिला है, वो पर्चा मिलेगा किसमें? प्रपत्र जी में। आप ध्यान दीजिएगा, जो पर्चा लेकर आएगा उसमें जरूर लिखा होना चाहिए प्रपत्र जी, और ऊपर में लिखा रहेगा बिहार प्रिविलेज होम स्टेट टेंडेंसी एक्ट 1947 के अंतर्गत ये है, ये पर्चाधारी होगा। और तब खोला जाएगा, और वह मालिक के होगा कि अनुमति से बनाकर 1 वर्षों से रहता हो, क्योंकि उस मालिक के अनुमति से रहता होगा तभी वो पर्चा दिया जाता है। उसी स्थिति में अंचल अधिकारी जब वो आवेदन पत्र देते हैं तो अंचल अधिकारी सूचना निर्गत करते हैं, उनकी सहमति से वो पर्चा निर्गत होती है। और ये जो भी पर्चा निर्गत होगा वो कोई हाट बाजार नगर पालिका की भूमि नहीं होनी चाहिए, जो पूर्व में भी बता चुके थे पूर्व के क्लास में। ये नगर पालिका क्षेत्र में या अधिसूचित क्षेत्र, जिसे नगर परिषद का क्षेत्र हो, नगर पंचायत का क्षेत्र हो या म्युनिसिपल हो, शहरी निकाय के अंतर्गत अगर किसी रैयत अगर चाहते हैं तो उनको पर्चा नहीं दिया जाएगा। इस एक्ट में प्रावधान है। अगर किसी कायमी रैयत की जमीन पर कोई विशेषाधिकार प्राप्त रैयत निवास अगर रहते हैं तो उसे भी कायमी खाता खुलेगा। समझ लीजिए। इस प्रकार गैरमजरूर गैरमजरूर मालिक हो आम जमीन पर भी अगर रहता है और सरकार के द्वारा जो है बाद में संशोधन किया गया था, उसे अगर पर्चा दिया गया है तो उसी स्थिति में भी उसका खाता खोला जाएगा। ये आपका है, ये जान लीजिए। एक आध और एक्ट के बारे में आपको बता दें। एक है बिहार पब्लिक, हाँ ले लेते हैं, हाँ बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956, ये भी आप जान लीजिए। अतिक्रमण किस एक्ट के तहत अंचल कार्यालय के द्वारा चलाया जाता है? बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर कोई अतिक्रमण अगर है तो वो आवेदन पत्र उसी में अगर शिकायत की जाती है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा इस जमीन रास्ता में, आहर में, पैन में
या किसी सरकारी जमीन में उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। यदि मान लीजिए कोई सरकारी विभाग की जमीन है, कोई व्यक्ति उसमें मकान बनाकर रह रहा है, अतिक्रमण किए हुए है, इस एक्ट में प्रावधान है उस विभाग के द्वारा अंचल अधिकारी के न्यायालय में आवेदन पत्र देकर उस अतिक्रमण को रिमूव कराएंगे। अंचल अधिकारी पहले सूचना देता है, सूचना के बाद उनसे उस स्पष्टीकरण मांगता है कि आप किस साक्ष्य के आधार पर इस प्रकार की भूमि में आप अतिक्रमण किए हुए हैं, और साथ ही अंचल अमीन से भी नापी कराया जाता है। और जब अगर पाया जाता है सही कि भाई ये अवैध तरीके से, गलत तरीके से किसी सरकारी विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं या हमारे कर्मचारियों आम जमीन पर या मालिक जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं, तो अंचल अधिकारी के द्वारा बात चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है। और इसकी सूचना वो ऊपर के जिला नियंत्रण में देते हैं और इसकी अतिक्रमण की अपील भी समहर्ता के न्यायालय में किया जाता है। ये आपका बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 में ये प्रावधान है। इसी के एक्ट के तहत अंचल अधिकारी चलाते हैं। और आपको ये भी बताया पूर्व में कि आम जमीन में कोई व्यक्ति अगर अतिक्रमण करता है और मकान बनाए हुए, झोपड़ी डाले हुए, तो उसकी खाता आपके द्वारा नहीं संधारित किया जाएगा और अंचल अधिकारी को भी सूचना देकर आप करेंगे। अतिक्रमण हटाना आपका दायित्व नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अतिक्रमण हटाना अंचल अधिकारी का दायित्व है। अंचल अधिकारी के संज्ञान में आप देंगे, आप अपने स्तर से किसी तरह की उस कार्रवाई में हस्तक्षेप आप नहीं करेंगे। और इसी प्रकार आपको बिहार लैंड डिस्प्यूट रेजुलेशन एक्ट भी है 2009। ये इसमें था कि रैयती जमीन पर भी उप समहर्ता स्तर के पदाधिकारी मैंने उप समहर्ता भूमि सुधार को सुनना था। वर्तमान में अभी माननीय न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह रोक है, इस तरह का अभी नहीं सुनवाई किया जा रहा है। इस तरह के भी आदेश पारित आपके पास आएगा तो उस पर भी आप अग्रतर कार्रवाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक्ट है जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न अगर है तो आज, क्योंकि प्रथम सेशन में आपका प्रश्न की अवधि बहुत कम थी, वो एक साथ प्रश्न जो आता है ना फोटो, हाँ आप लोग अपना हाथ उठाकर प्रश्न करेंगे। हाँ चलिए रूपा जी का, हाँ सहयोग कीजिए। हाँ रूपा अच्छा रचना। हाँ बोलिए रचना जी, क्या प्रश्न है आपका? ये प्रश्न था कि अगर कोई किसी की बकास जमीन है, बकास जमीन के का हस्तांतरण यानी उसका खरीद बिक्री किया जा सकता है? बकास जमीन पहले ये जान लीजिए कि वो जमींदारों की निजी कृषि योग्य भूमि थी। जमींदारों के द्वारा अगर सेटल कर दिया गया है, उसकी रसीद कट रही है शुरू से जमींदारी वेस्टिंग के समय से ही, तो ठीक है। यदि मान लीजिए वो बकास जमीन थी, अगर लगान जमींदार स्वयं जो है बीएलआर के सेक्शन 5, 6, 7 के तहत आवेदन पत्र देकर वो रेंट फिक्सेशन कराए और लगान रसीद कट रही है, उसके भी खाता खोलेंगे, आप समझ लीजिए। यदि मान लीजिए कोई बकास भूमि है जिसकी रसीद आज तक नहीं कट रही है, तो आपको बताया कि बकास बिहार सरकार भी हो सकता है, बकास रैयती भी हो सकता है। अगर उस जमंदी आज तक नहीं चल रही है, किसी के नाम से रसीद नहीं कट रही है, तो बकास बिहार सरकार हो जाएगा। अगर रसीद कट रही है और वैध तरीके से जमंदी कायम होकर रसीद आज तक करते चला रहा है, तो बकास रैयती होगा। चलिए नेक्स्ट कोई प्रश्न। सिंधुजा बोलिए। हाँ बोलिए सिंधुजा जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अगर किसी चकबंदी में, जैसे आपने बताया कि अगर प्लॉट में कोई कुआं या कोई पेड़ है तो वो हम मतलब जैसे जिसको भी प्रोवाइड करेंगे तो वो फिर उसका कीमत जो है वो उसको मतलब पे करेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर अगर जैसे अगर किसी का उसमें मतलब उस प्लॉट में घर बना हुआ है, तो फिर वो प्लॉट सर जिसका घर होगा या उसको देंगे या फिर किसी और को भी दे सकते हैं? वो पहले ये जान लीजिए कि आबादी क्षेत्र को चक मुक्त रखा जाता है, चक से फ्री किया जाता है। नहीं वो तो सिद्धांत विवरणी होती है। अगर कोई बोरिंग लगाए हुए है तभी ना उसका सेट बनाकर एक रूम बनाता है, कमरा बनाता है, तो उस बोरिंग जो की हुई उस प्लॉट का, उसका भी मूल्यांकन किया जाता है, उससे भी पे करना होता है। नहीं सर, ये जैसे ये तो आबादी क्षेत्र का हो गया, लेकिन जैसे बहुत जगह गांव में ऐसा भी होता है कि मतलब दूर कहीं मतलब ऐसा प्लॉट में एक अलग सा भी किसी का घर होता है। अलग सा नहीं होगा ना, ये कृषि योग्य भूमि का ही होता है।
जहां पूरी तरह से वो पहले तय कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड कहाँ कहाँ है। अगर कहीं भी मकान होगा तो उसको चक मुक्त कर दिया जाएगा, छोड़ दिया, उसकी चक समेकन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, इतना जान लीजिए आप ये पहले। अच्छा, मतलब वो इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा इंक्लूड नहीं उसको। किया जाएगा। अच्छा, एक सर एक और वो क्वेश्चन प्लॉट यथावत रह जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा हाँ, सर, लास्ट सेशन का एक क्वेश्चन था हाँ, कि बोलिए। जिसमें आपने वो बताया कि जो 1 जनवरी 1946 के पहले जो बंदोबस्त किया गया है, तो उस जमीन का, एक सेकेंड सर। हाँ, देखिए जो भी प्रश्न ये किया जा रहा है अच्छा है, इससे आप सभी लाभान्वित होंगी। आप सभी लोग गौर से सुनिए प्रश्न का, उत्तर मैं जो देता हूँ सभी आप लीजिए और उसको ग्रहण कीजिए, आप सभी को लाभ सर अगर पहुंचेगा। बोलिए। हाँ सर, अगर जैसे 1946 से पहले का अगर उसका रसीद कट रहा है लेकिन उसके पास बंदोबस्ती का पेपर नहीं है, तो उसका सर हम लोग कैसे मतलब एंट्री करेंगे उस वाली आप उसी स्थिति में जमीन का? अंचल अधिकारी को सूचना दीजिएगा, अंचल अधिकारी संतुष्ट कर देंगे। वो हाँ। उनके द्वारा कहा जाएगा कि नहीं ये ठीक है, इनकी रसीद लगातार कट रही है, शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, तो आप उसे मानेंगे। इसलिए अंचल अच्छा, अधिकारी को अनिवार्य रूप से पक्षकार आपको बनाना है। अच्छा, मतलब उनको इन्फॉर्म करके फिर उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद फिर जो है अभी उसका हम हाँ, लोग उसकी एंट्री करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए अच्छा, संटू ठीक जी, है क्या सर, प्रश्न थैंक है यू। आपका? हाँ सर। बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। चलिए, और कोई हाथ आप लोग उठाकर इधर। अनंत कुमार है, अनंत कुमार जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? हाँ बोलिए। सर मेरा प्रश्न था कि अगर किसी को जमीन बंदोबस्त की गई है हरिजन को, और वो जमीन बंदोबस्त हो गई और वो बेच भी दिया किसी हरिजन को, एक मिनट पहले आप अपने शब्द को सुधार लें। अब ये शब्द को प्रयोग नहीं किया जाता है, SC ST कभी नहीं करेंगे, अनुसूचित जाति बोलेंगे आप जो है। अच्छा ठीक सर, SC ST इसके लिए माफी चाहते हैं। समुदाय। जी सर, मैं भी माफी चाहता हूँ, मैं भी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। चलिए, मैं ये बोल रहा था सर कि किसी भी ऐसे समुदाय को बंदोबस्त किसी को भी किया गया हो, और जैसे सरकार के नियम के तहत, और अगर उन्होंने वो बंदोबस्त की हुई जमीन अपने ही समुदाय में किसी को बेच दी, नहीं बेच सकते हैं, वो नॉन ट्रांसफरेबल है। हाँ, आप जब समझ लीजिए। तब तो सर वो जमीन ऑटोमेटिक सरकार अगर बंदोबस्त की तो सरकार के पास चली जाएगी, एकदम चले जाएगी। वो आम है। और किसी एक्ट में अगर अंडर रैयत जो वाली रहती जमीन में अगर आप प्रावधान है कि डीएम के यहाँ आवेदन पत्र देंगे, संबंधित समाहर्ता को देंगे, उनके परमिशन से उनको बेचने का अधिकार है, सिर्फ अंडर रैयत में, ये समझ लीजिए पहले। और बकास जमीन में भी आप किसी को किराए के रूप में देते हैं तो भी आप पीपीएसटी के अंतर्गत ये प्रावधान है कि संबंधित समाहर्ता महोदय से वो परमिशन लेकर ऐसा कार्य करेंगे। आप समझ लीजिए, ये बिहार प्रिविलेज पर्सन एक्ट में। और ये जो गैर मजरूआ आम या खास अगर किसी को बंदोबस्त होती है सरकार का, तो उसमें परमिशन नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और वो बेच नहीं सकते हैं। अगर बेचेंगे तो पुनः वो रद्द हो जाएगी उनकी बंदोबस्ती। धन्यवाद सर। चलिए, और नेक्स्ट कोई प्रश्न? चलिए, ये सब अच्छी प्रश्न है, आप लोग जानना चाहिए, सभी लोग आप इससे लाभान्वित हुई है। चलिए, हाँ यहाँ एक अर्श अख्तर है। हाँ बोलिए अख्तर जी, इधर अनम्यूट किया जाए। अनम्यूट किया जाए। हाँ बोलिए। जी सर जी। बोलिए सर, जहाँ रैयत की सर बड़े भूखंड है वहीं सारी जमीन की उसकी चकबंदी किया जाता है, क्या वो बड़ा भूखंड वो डिफरेंट राजस्व ग्राम में होना चाहिए या उसी राजस्व ग्राम में होना चाहिए? उसी राजस्व ग्राम में, क्योंकि हम जब सलाहकार समिति गठन करते हैं तो यहाँ भी चकबंदी का सबसे न्यूनतम इकाई क्या है? राजस्व ग्राम। हमारे सर्वे में क्या है? राजस्व ग्राम। तो यहाँ भी उसी राजस्व ग्राम के लिए सलाहकार समिति का गठन करते हैं, उसी राजस्व ग्राम का भूमि पंजी तैयार करते हैं, और उसी राजस्व ग्राम में सिद्धांत विवरणी बनाते हैं, तय करते हैं कि क्या क्या कंडीशन रखते हैं। सिद्धांत विवरणी क्या, एक सिद्धांत बनाते हैं कि हमको कितना अनुदान लेना है, कितना जमीन अस्पताल के लिए छोड़ेंगे, कितना स्कूल के लिए छोड़ेंगे, कितना रास्ता में जाएगा, कितना सिंचाई के लिए स्रोत जो नाला बनाते हैं उसमें जाएगा। तो ये सारी सिद्धांत तो ही बनती है। साथ साथ जिस रैयत को मान लीजिए कि 4 प्लॉट है उस गांव में, एक जगह एक प्लॉट जो मेजर प्लॉट है, मेजर रकबा का प्लॉट है, मान लीजिए 1 एकड़ है, उनका 3 प्लॉट उस भिन्न भिन्न दिशाओं में, मान लीजिए कि उत्तर दिशा में 1 एकड़ है, क्योंकि वहां सेक्टर बनाया जाता है, उस गांव को 3-4 भाग में विखंडित कर दिया जाता है, सेक्टर बनाकर करते हैं। कभी मान लीजिए कि दूसरे सेक्टर में वो प्लॉट है तो वहां से उठाकर, क्योंकि प्रत्येक प्लॉट का हम मूल्य भी तय करते हैं,
उस हिसाब से जी। जहां बड़ा प्लॉट है वही उसी मूल्य के आधार अनुसार उन रकबा को शामिल कर कर हम एक प्लॉट का निर्माण करते हैं, एक चक का निर्माण करते हैं और चक खतियान बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसी से संबंधित एक क्वेश्चन Thank था you, sir. कि अगर मूल्य का निर्धारण सरकारी दर से होगी या वहाँ प्राइवेट नहीं, जो दर वहां है? वो नहीं वहां क्यों है, उसमें है एक्ट में जी, उत्पादकता जी। के आधार पर वहां मूल्य का निर्धारण होता है कि आपका वहां पहले कैटेगराइज कर लिया जाता है प्लॉट को कि धनहर 1 है, धनहर 2, 20 मन प्रति एकड़ से ज्यादा उपज वाली, 10 मन से 20 मन धनहर हो गया, और 10 मन से 10 मन प्रति एकड़ से कम वाली ये धनहर हो गया। फिर भीट में भी इसी तरह से 10 मन प्रति एकड़ से ऊपर भीट 1 और 10 मन प्रति एकड़ से भीट 2, इस प्रकार से वो कैटेगराइज कर कर उसका मूल्य तय किया जाता है आना में, क्योंकि 16 आना का 1 रुपया होता है, इसलिए कोई इसकी मूल्य किसी का तय कर लिया है। भीट 2 का जो है 4 आना है इस भूमि का, किसी का 6 आना है, किसी का 8 आना है, इसी हिसाब से उसका तय किया जाता है उत्पादकता के आधार पर। उस एक्ट में सारी व्यवस्था है जिसके तहत तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। जी सर। हाँ नेक्स्ट, चलिए बोलिए। हाँ यहाँ है अमृतराज, अमृतांशु राज यहाँ। हाँ चलिए बोलिए, क्या है प्रश्न आपका अमृतांशु जी? मेरा एक सवाल था सर, वो पिछला क्लास में बताए थे अधिशेष भूमि, सरप्लस। हाँ सरप्लस लैंड, हाँ उसमें शायद नीलामी का प्रावधान था सर। अधिशेष भूमि में नीलामी का प्रावधान था 1961 क्या? हाँ है, मैनुअल है। हाँ औसा भूमि का सर, जो नीलामी के समय कोई बख्शिश कर देता है तो उस भूमि को क्या माना जाएगा? नीलामी के समय वो बख्शिश कर देता है तो नीलामी नहीं, ऐसा उसमें नहीं है। अगर देख लेंगे, अगर ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है। पिछला बार मौका नहीं मिला था सर, नहीं, नीलामी का बात इसमें नहीं हमने किया था। हाँ चलिए इस प्रश्न को रखिए आप, हम भी देख लेंगे कैसा है कि नहीं व्यवस्था। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे सेशन में, आप प्रश्न रखिएगा। ऊपर में हरिशंकर जी हैं, प्रश्न करना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए हरिशंकर जी, क्या प्रश्न आपका? सर मेरा था गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास और कैसरे हिंद वाली जमीन पर थोड़ा फोकस करते सर, फिर मैं क्वेश्चन करता। एक चीज जान लीजिए, गैर मजरूआ आम जमीन सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जो आहार पैन सड़क या कोई सार्वजनिक उपयोग में जो होता हो लैंड पब्लिक, उसी को गैर मजरूआ आम भूमि कहते हैं। रिविजनल सर्वे में अनावाद सर्वसाधारण कहा गया है, कैडस्ट्रल सर्वे में गैर मजरूआ आम। गैर मजरूआ मालिक या खास जमीन जो उस समय जमींदारों के में था, के अधीन था। गैर मजरूआ माने जिसमें जो तवाद नहीं होता था, समझ लीजिए पहले, और मालिक के पास वो जमीन थी, वो गैर मजरूआ मालिक जमीन थी। अब रहा कैसरे हिंद, तो आप समझ लीजिए आजादी के बाद जब संविधान लागू हो रही थी तो उसके पूर्व क्या था भाई, ब्रिटिश सरकार के यहाँ थी। वो जो इम्परर के अधीन तो थी, सम्राट के अधीन जो भूमि थी, वो संविधान लागू होने के समय जो केंद्र सरकार के उपयोग और दखल में था, उसे केंद्र सरकार को माना गया। यदि बिहार सरकार के दखल और उपयोग में था, उसे बिहार सरकार माना गया। आप एक चीज जान लीजिए कि रेलवे की जमीन थी, वो कैसरे हिंद भूमि थी। उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूं, अगर भारत सरकार के जैसे आपका लोकसभा का अगर जमीन होगा, उस समय जो क्या थी, जो लोकसभा बना, राज्यसभा बना, आपका संसद या राष्ट्रपति भवन बना, तो वहां का कैसरे हिंद में थी, उसको कैसरे हिंद माना गया, कैसरे हिंद खाते में अगर होगी तब। और साथ ही बिहार में, क्योंकि हमारी राजधानी 1912 में बना, तो यहाँ नहर जो बनी हुई थी सिंचाई के लिए अंग्रेजों के जमाने में, तो उसको भी कैसरे हिंद के श्रेणी में रखा गया था। तो उसकी सिंचाई के साधन किसके द्वारा होता था? राज्य सरकार में। तो उस समय राज्य सरकार के दखल में था, इसलिए उसको राज्य सरकार में सन्निहित किया गया। इसलिए कैसरे हिंद भूमि को हम स्तंभ 2 में जो लिखते हैं क्या, कैसरे हिंद भारत सरकार, कैसरे हिंद बिहार सरकार। तो जैसा ऐसा वर्गीकरण होगा उस हिसाब से उसका हम खसरा पंजी का निर्माण करेंगे, ये होगा। आजकल जैसे सर लोग जो है अपनी कुछ भूमि को जो है, प्रति भूमि को वहां पर जो है हाट लगा लेता है या मेला लगा लेता है प्राइवेट भूमि पर। वो गलत है। वो उसी स्थिति में वो कार्रवाई करनी चाहिए थी कि कहीं भी अपने निजी भूमि में आप आमदनी का स्रोत नहीं बना सकते हैं आप हैं। वो गलत है, अगर हो रही है तो गलत है। वो आप किसी के लिए बाजार समिति के द्वारा ये होता था
क्योंकि आपको पढ़ेंगे बीटी एक्ट का सेक्शन 23 आप पढ़िएगा, उसमें भूमि के उपयोग के बारे में लिखा हुआ है। ओके सर। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई है अगले में? इधर नहीं है, नेक्स्ट पढ़िए। नहीं इसमें नहीं, आगे बढ़िए। हाँ चलिए, कोई प्रश्न है आप लोगों का? आप लोग अच्छा प्रकाश जी नहीं दिख रहे हैं? प्रकाश विभा कुमारी, हाँ आप लोग अपना अपना जो है स्क्रीन को ऑन कीजिए, अपना चेहरा दिखाइए। चलिए स्क्रीन पर आइए, नहीं तो अनुपस्थित हो जाइएगा। चलिए कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न कीजिए। आप लोगों का कोई कहीं संशय है, पूर्व के क्लास में हो या इस बार के इस सेशन में? कहीं कोई प्रश्न आप लोगों की तरफ से? तब आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न नहीं है तो मेरे तरफ से एक प्रश्न, उसका जवाब दीजिए आप। विभा कुमारी, विभा जी हैं? हाँ विभा कुमारी आपने स्क्रीन पर आइए, अनम्यूट कीजिए। हाँ चलिए विभा कुमारी, हेलो हेलो हेलो। चलिए अजीत जी से मेरा प्रश्न, अजीत को कीजिए, अजीत हाँ हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ अजीत, हाँ बोलिए। आप बताइए कि चकबंदी खतियान जो है किस प्रपत्र में संधारित किया जाता है? अभी आपको कई बार बता चुके हैं, बताइए मेरे प्रश्न का जवाब। सर हम सर मेरा साउंड नहीं आ रहा सर, पर दूसरी बात मैं भी क्वेश्चन करना चाह रहा था पहले से सर, मेरा क्वेश्चन तो लिया नहीं जाता था सर। अच्छा चलिए बताइए, पहले प्रश्न आप बताइए अपना, क्या प्रश्न आपका? दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है सर कि सर हम लोग सर जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं सर, ना माइंड यहाँ कंसंट्रेट कर पा रहे हैं सर, ना वहाँ कंसंट्रेट कर पा रहे हैं सर, ये बहुत प्रॉब्लम है सर। ये बताया सर कि क्या किया जाए। क्या जॉब कहाँ कर रहे हैं आप? सर जॉब कर रहे हैं, ब्लॉक में है सर। किस ब्लॉक में है? सर नालंदा में है सर। नालंदा में किस ब्लॉक में है? बिंद ब्लॉक में सर। किस पद पर है वहाँ कार्यरत? कनीय अभियंता सर। अच्छा तो अभी भी तो आप तो कहीं व्यस्त होंगे दिन में सर। अब सर वही ना बोल रहे हैं सर कि हम लोग व्यस्त हैं सर, तो फिर टाइम निकाल के इधर भी आते हैं सर, तो करना पड़ता है सर, और फिर उधर भी करना पड़ रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। अभी के क्लास में आप थे शामिल? सर थे, बहुत देर के बाद सर कनेक्ट भी हुए, प्लस साउंड भी नहीं आ रहा था सर। अच्छा चलिए, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? सर देखा जाए सर हम लोग को सर। हाँ नहीं वो नहीं पता है। अच्छा कोई चलिए, हेलो आप, कोई प्रश्न आपका? पिंटू कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए पिंटू कुमार, हाथ उठाइए, आप लोग अपना प्रश्न कीजिए। क्या भाई ये आप नहीं जुड़े हुए? लाल बहादुर यहाँ देखिए तो, हाँ लाल बहादुर हैं? बोलिए लाल बहादुर जी, आप स्क्रीन पर आइए। आप लोग नेता आदमी यहाँ बैठ करके गाछ पर जो है लाठी लेकर के बैठिए। ये हेलो लाल बहादुर जी, नहीं डॉक्टर साहब इधर देखिए, रसूलुल्लाह सिद्दीकी। कोई आप लोग अपनी ओर से कोई प्रश्न नहीं है जी? हेलो हाँ बोलिए सर। मैं ये पूछ रहा था कि अगर जैसे एक लड़की है और उसके फादर ने उसके नाम से कोई जमीन लिख दी। हेलो हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपके? हाँ जमीन लिख दिया, और जब उस लड़की की शादी हो गई तो वो वहां चली गई। अरे सर इसको म्यूट ऑफ कर दीजिए प्लीज। किसका ऑन हो गया है? आवाज आ रही है। हाँ पहले म्यूट कर दिया। हाँ सभी को म्यूट कर देते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। हाँ चलिए, हेलो चलिए, उसका क्या प्रश्न था? हाथ उठाइए आप जो प्रश्न कर रहे थे अभी, आप अपना हाथ उठाइए इधर। यहाँ हाँ भाई, हाँ वही तो देखिए तो क्या कर रहा है। हाँ बोलिए, हाँ क्या प्रश्न है आपका? तो मेरी नाना जी है
जी नाना जी तो बड़े थे। हाँ तो नाना जी के भाई हैं। अरे ये किन से बात कर रहे हैं भाई? आप लोग अपना सबको म्यूट कीजिए ना, जो नहीं यहाँ, हाँ मारिए, हाँ हाँ यहाँ देखिए शमशेर अली, हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए शमशेर जी, क्या प्रश्न आपका? जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर, ये जो बिहार पब्लिक लैंड डेवलपमेंट एक्ट 1956 में क्या गैर मजरूआ जमीन के लिए ही अतिक्रमण है, कोई निजी जमीन के लिए अतिक्रमण नहीं है? रहती जमीन पर इस एक्ट के तहत अतिक्रमण बाद नहीं चलाया जाता है, आप समझ लीजिए। हाँ क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जी आलोक कुमार। हाँ बोलिए आलोक जी। तो भागों में बांटा गया था सर, ठीक है जी बोला जाए, क्या प्रश्न है आपका? सर, प्रपत्र 17 को चकबंदी में 2 भागों में बांटा गया है। हाँ? सर प्रपत्र 17 को 2 भागों में बांटा गया चकबंदी में सर। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए आगे बोलिए। सर भाग 2 में चक भूमि आवंटन किया जाना है। हाँ बिल्कुल। भाग 1 में क्या होता है सर? पूर्व का अधिकार अभिलेख का उसमें विवरण रहता है, भूखंड के बारे में लिखा रहता है उस रैयत का। यदि रिविजनल सर्वे के बाद चकबंदी हो रही है तो रिविजनल सर्वे के खाताधारी का उसका पूरा होगा, रैयत का नाम होगा, पिता का नाम होगा, खाता, खेसरा, रकबा, किस्म भूमि सब लिखा रहता है। उसी के बाद भाग 2 में चक समेकन से संबंधित जो चक बनता है उस रैयत का, उसका खतियान होता है, चक खतियान होता है भाग 2 में। चलिए नेक्स्ट। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन सर, हम लोग को चकबंदी का काम करना पड़ेगा इसके बाद सर? पहले सर्वे अगर आप अच्छे तरीके से करा लेंगे, सफल कर देंगे, उसके बाद वो आपसे ही आपकी ही सेवा ली जाएगी चकबंदी के लिए। पहले हम लोग सर्वे करें, एकदम होगा, एकदम होना है। हमारे एक्ट में भी प्रावधान है, आप पढ़े होंगे कि सर्वे के पश्चात चकबंदी का कार्य किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए, आप लोगों के द्वारा कोई प्रश्न? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ क्या प्रश्न है मनीष जी? हेलो। हाँ बोलिए, क्या? हाँ सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा मैनेजमेंट से है। हाँ बोलिए। जैसे हम लोगों के नीचे 20 या 25 अमीन होंगे सर, तो इसमें से जैसे हमको 100 रकबा का सर्वे करना है 30 डेज में, और कोई एक अमीन यानी पर डे का 30 रकबा का करना है, 3 रकबे का, 30 प्लॉट का जो है। हाँ 3 रकबा का करना है। 3 रकबा नहीं करना है, सुनिए पहले आप इसे संशोधन कर लीजिए अपने प्रश्न में कि आपका जो गांव का रकबा तो रहता ही है, खेसरा रहता है। एक गांव में 200 प्लॉट होगा, 300 प्लॉट होगा, 1000 भी प्लॉट गांव होता है, 5000 का भी होता है। इसी स्थिति में अगर भी एक सीट में है 500 प्लॉट है उसमें, तो कम से कम पॉलीगॉन 100 पॉलीगॉन प्रतिदिन करना है। अगर खाना पूरी कर रहा है तो कम से कम 70-75 तो निश्चित रूप से उसको खाना पूरी करना ही है, समझ लीजिए। यस सर। अब आगे का क्या प्रश्न है आपका? लेकिन यानी हम 100 मान के चले सर कि 100 है टोटल, तो पर डे का हमको 3 करना है स्टार्टिंग में, लेकिन कोई अमीन 3 नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी तीन क्या बोल रहे हैं आप? 3 से आप नहीं समझ रहे हैं आप? किस सर मान लिया कि 100 प्लॉट का मेरा एक गांव है, अगर नहीं कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। हाँ तो वो सर हम सफल कर सकते हैं क्या? दूसरे अमीन को उस गांव में लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं, आपके क्षेत्राधिकार है, मगर एक गांव जो है आवंटित किया जाएगा एक ही अमीन को, क्योंकि इनकी सारा रिपोर्टिंग उन्हीं के लॉगिन आईडी से होगी। सहयोग करने के लिए दूसरे अमीन सहयोग कर सकते हैं, करवा सकते हैं, क्योंकि आप प्रभारी हैं। अगर मान लीजिए कोई अपना काम कर लिया, वो बैठा हुआ है, तो उसको उस गांव में लगा कर उसकी मदद करा सकते हैं। और सभी राजस्व ग्राम का जो सर्वे आवंटित किया जाएगा, तो प्रत्येक अमीन को भी एक लॉगिन आईडी दिया जाएगा, ताकि वो सारे डाटा को सॉफ्टवेयर में डालना है अमीन को, वो मैनुअली भी प्रपत्र में भरेंगे और सामने बैठकर जो है उस डाटा को जो है अपने सिस्टम में डाल देंगे, ताकि वो प्रॉपर चले। क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर है कि अगर 5 और 6 एक साथ तैयार होगा तभी 18-19 निकलेगा, ये आप जान लीजिए। वो आपका अगले क्लास में MIS का जो क्लास है उसमें हमारी जो डाटा एनालिस्ट हैं सुरभि जी, वो आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कैसे रिपोर्टिंग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। ओके, कोई प्रश्न आपका इधर है? मुकेश कुमार विश्वकर्मा, अनम्यूट कीजिए। क्या प्रश्न है मुकेश जी, बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम बोलिए।
सर मेरा 2 प्रश्न है सर। एक तो एक मैनेजमेंट इशू है सर कि वही जो एक हमारे कलीग ने पूछा था कि अभी सर मैं कंटिन्यूअस अपना पीपीटी बना रहा हूँ सर कंपनी के लिए और इधर भी सुन रहा हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हुआ पूरा कि चकबंदी का पूरा लेक्चर ही मैं मैक्सिमम मिस किया हूँ। अब तो ये आपकी जिम्मेदारी है इसमें भाग लेना आप, क्योंकि ये इस जो टाइम है शेड्यूल है उससे आप मैनेज आप करेंगे, क्योंकि भाग लेना है आपको। प्री ज्वाइनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसलिए आपको भाग लेना है। ये आप इसको कैसे आप मैनेज करेंगे आप उसको आप करें। हाँ, मगर हमारे यहाँ आपके एब्सेंट होते हैं अगर क्लास नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर जो भी निदेशालय से अगर निर्णय लिया जाएगा तो आप इस क्या होगा उसके उस निर्देश के आलोक में अब इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि क्या कार्रवाई होगी, मगर आप टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। हमारे यहाँ जरूर आप उपस्थित हो, इसका लाभ लें, क्योंकि बहुत तैयारी के साथ आपको हम सब कुछ बता रहे हैं ताकि आपको परफेक्ट हम बना सकें। बिहार विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी, क्योंकि आपको शिविर का संचालन का दायित्व भी आप ही के ऊपर में है। आप जानेंगे तब ने अपने अधीनस्थ कानगो और अमीन को भी बता सकते हैं। अगर आपके पास जानकारी की अभाव होगी तो कैसे आप करेंगे। चलिए, गरिमा जी का एक प्रश्न है ऊपर में। चलिए नेक्स्ट सर, इसमें दूसरा क्वेश्चन। हाँ, क्या दूसरा क्वेश्चन है, बोलिए। चलिए फिर से आपको मौका मिलता है, लाइन को लेते हैं। पहले गरिमा जी का क्या प्रश्न है। गरिमा जी सर, सबसे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, बिकॉज कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्लास छूट जा रहा है। सबसे फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि नेटवर्क इश्यू के कारण। तो आप लोगों ने अभी तक जो भी क्लासेस लिया है, तो अगर हम लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता, मीन्स फिर से हम लोग उसको देख सकते, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आपका ये सुझाव अच्छा है, इसके लिए हम अपने उच्च पदाधिकारियों को अवगत कराएंगे जैसा उनका मार्गदर्शन होगा। सर, बिकॉज यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग ऑप्शन आता है स्क्रीन पे, तो ये पॉसिबल है कि आपके जो भी क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में पॉसिबल हो मिल जाए हम लोगों को। चलिए ठीक है, हम अपने उच्च पदाधिकारियों को आपके सुझाव से अवगत कराएंगे, जो उनका निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे, उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, एक और क्वेश्चन था मेरा। क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर, प्रत्येक खेसरी की आईडी कैसे जनरेट की जाती है और ये कौन जनरेट करता है? ये तय हो रही है अभी विभाग के स्तर पर कि इसका आईडी कितने डिजिट का होगा और क्या क्या होगा, ये चल रहा है। जब ये तय हो जाएगी तो आप तब तक आप भी हमारे यहाँ योगदान कर लेंगे, कार्य प्रारंभ हो जाएगा तो आपको दिया जाएगा जानकारी। सर, एट्रीब्यूट डेटास क्या होते हैं? क्या डाटा, क्या बोल रही, कुछ एट्रीब्यूट डेटास मैंने इसका पूरी तो सर डिटेल बताइए, क्या आप जानना चाह रही हैं? सर, प्रत्येक खेसरी का जो आईडी या फिर कुछ और सर्वे तो किया जाता है। आईडी जो बनाने का चल रहा है कि हमारा अंचल, जिला अंचल और मौजा, ये 6 डिजिट का ये रहेगा जो भारत सरकार का सेंसस का है, उस हिसाब से रहेगा, उस हिसाब से प्लॉट नंबर रहेगा। उसका टाइप के बारे में भी निर्णय नहीं हुई है, इस तरह से वो तय किया गया कि उस प्लॉट का आईडी से हम स्पष्ट हो जाए कि वो किस तरह की भूमि है और कहाँ का वो प्लॉट है, किस अंचल का है, किस गांव का है। वो अभी चल रहा है विभाग के स्तर पर। जब ये तय हो जाएगी तो फिर आप तक ये जानकारी मिल जाएगी आपको। हाँ, चलिए और कोई प्रश्न है? हाँ, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। देखिए अभी आप लोगों का जो सुझाव आ रहा था कि ये रिकॉर्ड हम चाहिए, हमारा मिस हो गया है, तो हमारे इस अभी जो लेक्चर चलते रहता है तो हमारे जो उच्च पदाधिकारी महोदय हैं वो भी इसमें शामिल रहते हैं, सारी वो सुनते रहते हैं। तो आपकी सुझाव उनके तक पहुंच गई है, उनके द्वारा निर्देश मिला है कि ये सारी रिकॉर्डेड जो क्लास है उसकी यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, आप उससे लाभान्वित अवश्य होइएगा। चलिए, आपकी समस्या हल हो गया। चलिए, थैंक यू। ओके, हाँ कोई है? हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है मुकेश? गौतम जी। सर, हाँ बोलिए। मुझे ये पूछना था सर, ये अगर कोई लैंड है किसी ए की और उसने बी को गिफ्ट कर दिया है और बी ने उस लैंड पे रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है, लेकिन 1 साल के बाद अगर वही ए की डेथ हो जाती है और ए का जो बेटा है वो फिर बोलता है कि उस लैंड पे उसका अधिकार है और वो सेक्शन 144 के तहत वो केस भी कर देता है अनुमंडल पदाधिकारी के पास, तो इसमें क्या किया जाएगा? वो लैंड फाइनली बी को जाएगा कि वो ए के पास? चलिए, आपका प्रश्न ठीक है, ये दान से संबंधित है,
दान जी हाँ सर। जब भी होता है तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत होती है, वो आप जो रजिस्टर्ड होगा। जब हम आपको दान कर दिए तो बी को चला गया तो ए के बेटे का कोई अधिकार नहीं रहता है। साथ साथ वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी वहां लागू होती है। वो संपत्ति आपको जब हस्तांतरित हो गया तो मेरा या मेरे बच्चों का कोई उस भूमि में कोई कहीं भी कोई अधिकार नहीं है। आप अपना नामांतरण कराइएगा, दाखिल कराइएगा, रसीद कटेगी, आप उसके मालिक हो गए, समझ लीजिए। लेकिन सर उसने जब एक का जो बेटा है सर, उसने 144 धारा के तहत उसने केस कर दिया। ये सब चीजें 144 लगवाना, ये तो अनुमंडल पदाधिकारी जब देखेंगे निबंधन और आपका दाखिल खारिज बी का देखेंगे सब कुछ, तो उसको 144 से मुक्त कर देंगे। 144 नहीं लगाएंगे। 144 ऐसे थोड़ा लगता है। 144 के लिए आवेदन पत्र देगा, उसकी जांच होगी, तभी ना उसके आगे कार्रवाई होगी। चलिए आगे कोई प्रश्न आपका है? धन्यवाद। हाँ बोलिए। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए और नहीं है? हाँ, क्या प्रश्न है आपका अख्तर जी? बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, एक मिनट। हाँ आवाज आ रही है। अख्तर जी किधर गए? थोड़ा सा ये आवाज। अनम्यूट हो रही है। 2 मिनट बस, खत्म कर देते हैं। अख्तर इधर चला गया। हाँ बोलिए अभिलाषा जी, क्या प्रश्न है आपका? सर प्रणाम सर। प्रणाम। सर खाद्यान्न सर, हम बहुत दिन से क्वेश्चन करने के लिए हाथ किए थे, पर एक दिन तो हाथ भी उठा के रखे हुए थे, फिर भी नहीं क्वेश्चन पूछे। चलिए बोलिए, अब क्या प्रश्न है आपका? चकबंदी खाद्यान्न को एक बार समझा दीजिए फिर से। चकबंदी खतियान, आपको ये बताए पहले कि चकबंदी खतियान जो होता है वो रिविजनल सर्वे के बाद होता है, सर्वे के बाद बनता है। उसमें क्या होता है, मोटे तौर पर जान लीजिए कम समय में, वो अगर आपके पास 4 प्लॉट है, उसका जहाँ मेजर प्लॉट होगा, जो बड़ा रकबा का प्लॉट होगा, वहाँ पहले मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन कर एक जगह लाया जाता है और तब चकबंदी होती है। तो चकबंदी खतियान जो होती है प्रपत्र 17 में होता है। प्रपत्र 17 का भाग 1 जो होता है, विगत अधिकार अभिलेख में जो रैयत का जो भूमि का विवरण होता है वो दर्ज किया जाता है। और भाग 2 में चकबंदी के पश्चात, समेकन के पश्चात जो उनका चक प्लॉट होता है उसका विवरण होता है। तो चकबंदी खतियान वही है, प्रपत्र 17 में संधारित किया जाता है। नेक्स्ट सर, हाँ बोलिए। हाँ सर हम भी जॉब करते हैं सर, यहाँ DRDA ऑफिस लखीसराय में। सर भी बहुत प्रॉब्लम होता है सर। आज और 2 दिन का छुट्टी लेकर के हम क्लास कर रहे हैं, पर सर ऑफिस में भी रहते हैं तो हम क्लास करते हैं, तो हमको बहुत प्रॉब्लम होता है सर। ऑफिस में हम सारे लोग को बताया नहीं है कि मेरा कहीं और सिलेक्शन हो गया, और इसलिए हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। और फिर भी हम क्लास करते हैं, कभी कभी तो हम मास्क वास्क लगा के बैठते हैं, क्लास करते हैं। बहुत सर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है सर। सर कोऑपरेट कीजिएगा, किसी दिन हम। ठीक है, आप कम से कम जहां भी हो आप उसको आप सुनते रहिए और देखते रहिए, उससे भी बहुत कुछ आप सीख जाइएगा। चलिए सरवर अली जी का कोई प्रश्न है? सरवर अली वहाँ नहीं, यहाँ कीजिएगा तो होगा। हाँ अनम्यूट कीजिए ऊपर से। हाँ हेलो सरवर अली जी, हेलो। नहीं हो रहा उससे। सरवर अली बुलाइए ना उनको। हेलो, नहीं वो चला जाएगा। देखिए सरवर अली, हाँ जैसे ही देखिए ना। हेलो सरवर अली। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए सरवर अली। सर मेरा क्वेश्चन है कि कोई अगर एवीक्यू प्रॉपर्टी है, हाँ, और वो प्रॉपर्टी नीलाम हुआ और कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को खरीदता है, हाँ, और उसके 20 साल बाद कोई बंदा उस प्रॉपर्टी पे कहता है कि मैं भी उस प्रॉपर्टी का रसीद कटवा रहा हूँ, तो उस स्थिति में हम लोग खानापुरी किसके आधार पे करेंगे, किसका करेंगे? वैसी स्थिति में अपर समाहर्ता के न्यायालय में भूमि विवाद निराकरण का जो है ना,
उसके नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, बिहार दाखिल खारिज अधिनियम में सेक्शन 9 में है अपर समर्था का न्यायालय, वहां जाकर दोनों अपना रखेंगे और वहां से जो जिनके पक्ष में जाएगा तब आप क्या आएंगे, उसको सलाह यही दीजिए जो है। किसी एक का जमानदी रद्द होगी, उस जमानदी रद्दीकरण का व्यवस्था कहाँ बताए थे आपको? बिहार दाखिल खारिज अधिनियम की सेक्शन 9 में जमानदी रद्दीकरण का किनका अधिकार है? अपर समर्था महोदय को, उनके न्यायालय में जाएगा। 2 जमानदी चल रही है, तो उसी स्थिति में एक का किसी का रद्द होगा तभी ना आप खाता खोलेंगे। जी सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ एक का जमानदी रद्द करना पड़ेगा। हाँ यादवेंद्र जी बोलिए। हाँ बोलिए यादवेंद्र जी, क्या प्रश्न आपका हो गया? हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? हाँ बोलिए। जी आपने बताया वो इनक्रोचमेंट वाला एक्ट 1956। हाँ इनक्रोचमेंट तो मान ये जो आम जमीन है और उस पर कोई अपना टेम्पोररी घर बना लिया, रास्ता है वो घर बना लिया और दूसरे को जाने नहीं दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए अंचल अधिकारी महोदय क्या आवेदन पत्र देंगे? एक्ट कहता तो उसका उनका तो मैंने भी फोन नहीं उठाया। तो सर वो हो नहीं पा रहा, नहीं हो रहा, वही होना है, न्यायालय वही है। कैसे कर लेता पॉज, इसमें आता है ऑप्शन? चलिए ठीक है ना, कोई बात दायर होगा और दायर होकर वो उनके द्वारा आदेश पारित किया जाएगा। इसमें तो कारण परीक्षा के बाद ये सर मतलब इसका कुछ दिन वगैरह होता होगा कि इतने दिनों के अंदर इसका फैसला हो जाएगा? टाइम लगेगा, बिल्कुल। वो जो है आप सूचना देकर वो कारण परीक्षा करेंगे, उसके जवाब लेने के बाद वो निर्णय देंगे और फिर जिला में अपना सशस्त्र बल के लिए सर दंडाधिकारी का करेंगे, उसके बाद अतिक्रमण हटाया जाता है। प्रक्रिया यही है। चलिए सर। हाँ बोलिए सर, मैं वसीउल्लाह बात कर रहा हूँ सर। मैं बहुत देर से बोलिए वसीउल्लाह जी, उठाया हुआ था। हाँ बोलिए। हाँ एक लड़की है, उसके पापा ने उसके नाम से अगर कुछ जमीन लिख दिया है ना, और उसकी शादी हो गई, वो चली गई। उस केस में उसके भाई ने क्या किया कि उस जमीन को जिसके उसके फादर ने लिखा था, किसी और लड़की को सामने करके वो बेच दिया, है ना। हेलो, सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, बेच दिया। अब लड़की वापस आके अपनी जमीन जब मांगेगी तो वो किस प्रकार उसको वापस मिलेगी? देखिए ये जो सत्व से संबंधित हो गया, सत्व का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय में होता है, समझ लीजिए। ये आपका बंदोबस्त कार्यालय में इसका निपटारा नहीं होगा, अन्य राजस्व न्यायालय में होगा। ये टाइटल से संबंधित हो गया, टाइटल का विचारण सिविल न्यायालय में होता है। वो उसे सुझाव दीजिए कि जाकर सिविल कोर्ट में जाओ, वहाँ टाइटल बात दायर करो और वहाँ अपना पक्ष में डिग्री लो। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर, प्रश्न कीजिए। हाँ जी, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? और ट्रांजैक्शन और मुस्तकिल क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग हैं? और डिमार्केशन अगर अलग अलग हैं तो कैसे करेंगे? ट्राई आप जो ट्रांजैक्शन बोल दिए, ट्रांजैक्शन का मतलब है अंतरण, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो होती है। वो गलती से सर वो मैंने लिखा था ये, क्योंकि मेरे को सब ऑडियो क्लियर नहीं था। हाँ ट्रांजैक्शन है त्रिसीमाना। त्रिसीमाना कहाँ होता है? 3 या 4 गांव के बीच जो मिलन बिंदु होती है वहीं पर तय किया जाता है, नियत किया जाता है। तो उसकी किस्तवार के क्रम में इस कार्य को किया जाता है। चारों गांव के अमीन होंगे। अब गत अधिकार अभिलेख का मानचित्र रखेंगे रेफरेंस के रूप में। प्रत्येक गांव, प्रत्येक ग्राम राजस्व ग्राम होगा, उस मानचित्र में देख चयन करेंगे ऐसा प्लॉट जहां तिरमेरा चरमेरा हो, 3-4 प्लॉट का मिलने का जंक्शन हो। उसी का स्थल पर भी देखेंगे कि उस तरह का प्लॉट कहाँ है जहां 3 प्लॉट मिल रहा है, और वहां से अपने मानचित्र में उस ट्रांजैक्शन की दूरी मेजरमेंट कर लेंगे मैन्युअली मानचित्र पर। मान लीजिए कि कितना है, 200 फीट है कि 400 फीट है, और ईटीएस के माध्यम से फिर उसी तिरमेरा चरमेरा से उस ट्रांजैक्शन पर ठोकर मारेंगे। टाई लाइन उसको बोलते हैं। जब ठोकर मारना उसको टाई लाइन कहते हैं। अब मिलान करेंगे कि मिलता है कि नहीं, उतने पर सही कि नहीं। इसी प्रक्रिया को चारों राजस्व ग्राम से या तीनों राजस्व ग्राम से अपनाया जाता है। अपना कर वो ट्रांजैक्शन को फिक्स किया जाता है। ये आप समझ लीजिए, यही काम है। चलिए ठीक है सर। एक और प्रॉब्लम है सर, वो मैनेजमेंट से, जो मेरे कलीग ने भी पूछा था कि अगर एक जैसे 20 से लेके 25 अमीन जो होते हैं वो एएसओ के अंडर में होते हैं,
और आपने उसका जवाब ये दिया था कि हर एक अमीन को लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो बंदोबस्त पदाधिकारी जो है वहां से कार्यालय से नियुक्त किया जाएगा। मान लेते हैं कि उसमें से अगर 2-3 जो अमीन है जो एसओ के अंडर है वो काम नहीं कर रहे ठीक से या आ नहीं रहे, तो उस केस में तो हम लोग और काम डिले होता चला जाएगा। तो नहीं, आप उसको प्रतिवेदित करेंगे अपने प्रभारी पदाधिकारी महोदय को, जो है उनको हटाया जाएगा, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि वो काम नहीं करेंगे और ऐसे ही बैठकर मान दे लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो जब जो टर्म है और है वो जिस दिन डिसिप्लिनरी एक्शन का क्लास है उस दिन बताएंगे आपको जो है कि क्या कार्रवाई हो सकती है उस पर। जो है ठीक है, चिंता मत कीजिए। हेलो। हाँ हेलो, हाँ बोलिए सर प्रणाम सर, हम प्रेरणा कुमारी बोल रहे हैं सर। बोलिए प्रेरणा जी, क्या प्रश्न सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ? जैसे कि 4 भाई है सर। हाँ? और चारों भाई का बंटवारा 20 साल पहले मौखिक तरीके से हो चुका है, कागजाती नहीं हुआ है सर। और वो जो रैयत सारे जमीन जो है रैयत में उसके बड़े भाई का नाम है, और कुछ दिन पहले उसके छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें बड़े भाई छोटे भाई को जमीन देना नहीं चाहता है, तो इसमें छोटे भाई को फैमिली को क्या करना चाहिए? एक चीज आपको जानकारी के बताना चाह रहे हैं कि कैडेस्ट्रल सर्वे में आपको ऐसा बहुत सा मिलेगा कि बड़े भाई या घर के जो मालिक थे, मुखिया थे, उन्हीं के नाम से खतियान बना था। अगर वंशावली बनती है, चारों भाई उस वंशज में है, उसी परिवार के हैं, आप ग्राम सभा में अनुमोदित हो जाता है। तो अगर प्लॉट पर दखल है तो उस दखल के आधार पर सभी भाइयों का नाम दर्ज होगा और खाता खुलेगा। यदि मान लीजिए कि दखल नहीं है और मतलब चारों भाई जोत रहा है, तो जो अपने अपने हिस्से के मुताबिक जमीन जोत रहा है तो उसका खाता खुलेगा वंशावली के आधार पर। जो है ये आपका बीटी एक्ट में आप पढ़िएगा, अभी सेक्शन हम भूल रहे हैं, उसमें है कि अगर कोई एक भाई भी अगर जोतता है, दूसरा भाई बाहर रहता है, उस जिला से बाहर रहता है, अन्य प्रांत में रहता है, तो सभी का वो दखल माना जाता है, उसको को पार्टनर कहते हैं, सहदायिका जो है, समझ लीजिए। उसके जो बड़े भाई है सर वो बोलते हैं कि मतलब कि उसको जमीन देने से इनकार कर, क्योंकि ये मेरे गांव के बगल में ऐसा केस है। अगर ऐसा मामला होगा तो टाइटल पार्टीशन सिविल न्यायालय का चीज है, ये तो स्वत्व से संबंधित हो जाएगा और स्वत्व का विचारण माननीय सिविल न्यायालय में होता है, वहाँ इसका निपटारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कोई प्रश्न है तो? सर हाँ बोलिए। हाँ सर ये सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है मेरा भी। मान लीजिए कि मेरे दादाजी के भाई जो हैं, मतलब कोई है जो 2 लोग हैं जो जिनके बीच बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन एक दादा के भाई के नीचे का बंटवारा हो गया कागजी तौर पर, तो क्या इनका खाता अलग अलग खुल सकता है? हाँ, जिनका बंटवारा हो गया है और शांतिपूर्ण दखल कब्जे में अगर है तो खाता आप खोल सकते हैं। लेकिन सर पूरा खतियान वगैरह जो है उनके ऊपर वाले, मतलब उनसे ऊपर वालों के नाम से है। इसीलिए तो वंशावली का निर्माण करना है, उसको अनुमोदन कराना है। वंशावली का अनुमोदन कहाँ करना है? आम सभा में करना है। जी सर। और उसके बाद फिर आपत्ति भी लेते हैं खानापुरी के बाद। वहां अगर किसी को आपत्ति करना हो तो आपत्ति करेगा, वहां नहीं किया तो फिर पत्र 14 में करेगा, प्रारूप प्रकाशन के बाद। चलिए नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन है? हाँ म्यूट कर लीजिए पहले सबको। हाँ आप लोग हाथ उठाइएगा, उसके बाद क्रमवार। हाँ हाँ इधर से देखिए, यहाँ कर रहे हैं इंद्रजीत कुमार। हाँ हाँ बोलिए इंद्रजीत जी, क्या प्रश्न आपका? सर आपने मुझे बताया, जैसे पेपर में ट्राई करा था सर, बताया था कि ये जैसे जब जमींदारी उन्मूलन समाप्त हो रही थी सर, तो जमींदार लोग ने किसी किसी को दे दिए वो, और 48 या 52 के पहले जिनको ऐसा हुआ है उनके नाम से नहीं करते। वो उस तरह की जमीन जो गर्मजरू आम जमीन हो, ये आप ध्यान दीजिएगा, गर्मजरू आम जमीन हो 1948 में 1952 में उनके द्वारा सेटल किया गया, तो उसकी मान्यता नहीं देना, वो वैध नहीं है, आप समझ लीजिए। और दूसरी जो रैयती जमीन है जी, वो अपने रिश्तेदारों को या फिर लोकल रैयती जमीन जो उनके दे दिया, उनके जो जमींदार के जो टेन्योर होल्डर थे या टेन्योर थे या अंडर टेन्योर होल्डर थे, वो अपने दिए जो है, तो बीएलआर का सेक्शन पता ही आपको 5, 6, 7 में, जो उनके साथ साथ उसके खास पोजीशन जो पढ़ लीजिए, खास दखल कब्जा भी पढ़िएगा, तो उसमें स्पष्ट है कि उनके अधीन कौन कौन सा जमीन उनको रखना था। अब वो अगर दे दिए और उसकी रसीद कटते हुए चली आ रही है लगातार, तब उस रैयत का नाम से खाता खुलेगा।
यदि वो दे दिए और उसका नहीं खुला, जब लगान निर्धारण नहीं हुआ, तो बीएलआर के सेक्शन 5, 6, 7 के तहत उसका लगान निर्धारण होगा। यदि मान लीजिए किसी रईती जमीन थी और वो बेलगान था या काबिल लगान था, तो आपको पता है जो 13 फरवरी 2018 को जो हमारे एक बिहार काश्तकारी संशोधन जो अधिनियम है, उसके तहत उसका लगान निर्धारण होगा। वो आवेदन पत्र अंचल कार्यालय को देगा, अंचल अधिकारी वो अपने राजस्व कर्मचारी से प्रतिवेदन लेंगे, अंचल निरीक्षक के माध्यम से राजस्व अधिकारी जो कहलाते हैं, और उसके अनुशंसा के बाद उप समाहर्ता भूमि सुधार को भेजेंगे और लगान निर्धारण किया जाएगा। और लगान निर्धारण के द्वारा जब स्वीकृत किया जाएगा तो वो अभिलेख को अंचल अधिकारी को लौटाएंगे और अंचल अधिकारी पुनः फिर राजस्व कर्मचारी को आदेश निर्गत करेंगे, शुद्धि पत्र निर्गत करेंगे। उस तदुपरांत वो जमानदी कायम होगी और लगान रसीद निर्गत होगा। जब वो रसीद लेकर आपके पास आता है तो आप लगान रसीद से तो आप कंफर्म नहीं होंगे कि ये रईती जमीन बेलगान था, ये काबिल लगान का निर्धारण हुआ है कि नहीं। ऐसा ही तो नहीं है कि इस केवल रसीद दे दिया और रसीद सही है या गलत, तो आप उससे सच्ची प्रतिलिपि मांगेंगे उस कार्रवाई का, तो सच्ची प्रतिलिपि देगा तो आप संतुष्ट हो लीजिए, तो उसका खाता खोल दीजिए। ये है एक इधर हाथ उठा रहा है सर। एक और बात सर, जैसे किसी आदमी के नाम से उसका भू संपत्ति यानी कि म्यूटेशन नहीं हुआ पड़ा है सर, लेकिन बहुत लंबे समय से उसका लगान रसीद कटा रहा है, ये हम नहीं समझे। अगर तो क्या लगान रसीद पे आप रईती जमीन है, लगान रसीद अगर कट रहा है उस व्यक्ति का स्वामी दखल कब्जा में है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो स्पष्ट आप तो शुरू में ही रजिस्टर्ड टू की जो है सॉफ्ट कॉपी भी लेते हैं। तब हाँ बोलिए, क्या प्रश्न आपका? हेलो सर, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, क्या प्रश्न आपका? आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए क्या प्रश्न? मेरा प्रश्न, कोई रैयत है, उसका अगर कोई 10 एकड़ का जमीन है, अगर 10 एकड़ के जमीन के बीच में कोई जीएम लैंड है, 5 या 7 डिसमिल का, तो उस जमीन का अधिकार सरकार के पास होगा या उस रैयत को दे दिया जाएगा? देखिए, जीएम लैंड मालिक जमीन है कि आम जमीन है, ये पहले बताइए। आम जमीन है सर। आम जमीन है तब तो सरकार का होगा। मालिक में हमारे राजस्व विभाग का भी ऐसा आदेश है, एग्रीकल्चर लैंड है और किसी रैयत का एग्रीकल्चर लैंड के पास मालिक जमीन भी अगर है उसे सटे हुए, तो उस सुजो के श्रेणी के हैं तो उनके साथ बंदोबस्त कर दिया जाए कृषि कार्य करने के लिए, तो उसको बंदोबस्त किया जाता है। अगर आम जमीन है तो अगर बंदोबस्त होगा नहीं। अगर वो बंदोबस्त नहीं हुआ है तो सरकार का ही खाता नहीं खुलेगा भाई, किसी भी स्थिति में सरकार का खाता खुलेगा। अगर मिलाकर भी जोत रहा है तो आप खानापुरी के तरह में 2 भाग कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, वो अलग अलग प्लॉट का निर्माण होगा, उस हिसाब से आप कार्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ इधर मनीष जी हैं कोई? हाँ बोलिए मनीष, इधर चले गए, यहाँ आ गया मनीष, ये यहाँ है ऊपर भी। हाँ पहले मनीष जी से बात कर लेते हैं, तब सुजीत जी आपसे मौका देते हैं, आप हाथ उठाइएगा। हाँ ठीक है, बोलिए मनीष जी। सर मेरा एक सवाल रिक्वेस्ट है, आप भी किसवाड़ का केस स्टडी बताते हैं सर या खानापुरी का, वो थोड़ा अगर पिक्टोरियल व्यू में बताएंगे तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा हम लोगों को। अभी एक्चुअली हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, अगर उस तरह का रहेगा तो बहुत कुछ पिक्टोरियल वे में बताना है आपको जो है उस तरह का भी सुविधा हम लोग तैयारी कर रहे हैं स्टूडियो में, जो कि पीछे भी बोर्ड रहे ताकि आपको जो है हम पूरी तरह समझा कर बता सके। हाँ हाँ चलिए ठीक है, ये भी सुझाव पर हम लोग विचार करेंगे। हाँ चलिए ये ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। हाँ किनके द्वारा प्रश्न किया जा रहा था? हाँ सुजीत जी बोलिए, क्या प्रश्न आपका? सर वंशावली का जो निर्माण किया जाता है सर ग्राम सभा के अंतर्गत, तो जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं क्या वो उसके लिए राजस्व विभाग से अधिकृत होते हैं क्या? नहीं, हम आपको क्या पता है, वो स्थानीय प्रतिनिधि होंगे, जनप्रतिनिधि, माननीय मुखिया हैं। ग्राम सभा का मतलब ही होता है बिल्कुल, उस गांव का जो है मैंने संसद कहिए, गांव का ग्राम सभा का मतलब स्थानीय संसद, ग्राम संसद, उसमें मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, वार्ड मेंबर होंगे, बड़े बुधारी, आम जनता, अधिक से अधिक जितने संख्या में लोग होंगे उतना ही अच्छा है। सर वो वंशावली अधिकृत होगा क्या सर, हम ये जानना चाह रहे हैं। एकदम होगा, इसमें व्यवस्था एक्ट में ही किया गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए सभी को हम वंशावली के लिए सेशन कोर्ट अगर भेजते हैं तो कितना समय लगेगा। जी तो अगर अगर कहता है कि अगर
आम जनता के बीच अगर पारित हो जाता है तो उसकी मान्यता ज्यादा ना है। इसलिए ना बोले कि आप एक पंजी का भी संधारण कर लेंगे, उपस्थिति बनवा लेंगे लोगों से, अधिक से अधिक उस आम सभा कर रहे हैं, वहां 150-200 आदमी का हस्ताक्षर हो गया, क्या कहना है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कहीं भी अगर चैलेंज होगा तो सारी उपस्थिति आप रख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है सर कि माँ के द्वारा स्वयं की अर्जित की गई भूमि में क्या बेटी का हिस्सा बनता है क्या सर, हिस्सेदारी? माँ का अगर है तो उसमें भी बनेगा ही, स्व अर्जित में सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो नॉर्म्स है वो सर पिता के अर्जित भूमि में है सर, या पिता के अर्जित जायदाद में सर। उस बिंदु पर थोड़ा देखना पड़ेगा, क्लियर नहीं हूं मैं अभी। और तीसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है सर कि जैसे कि आप कहते हैं हिंदू और मुस्लिम का जो होता है अलग अलग जो मतलब वंशावली का जो होता है मतलब बनने का उसके प्रकार बनेगा, लेकिन सर जहाँ पे ईसाई का आ जाता है उसमें क्या करेंगे? क्योंकि आजकल तो धर्म परिवर्तन तो बहुत धड़ल्ले से किया जा रहा है। ईसाई का भी रहेगा तो उसी हिसाब से वंशावली बनेगा। तो सर हमें जो बताया गया वो हिंदू और मुस्लिम धर्म के बारे में बताया गया, ईसाई के बारे में सर अभी तक नहीं बताया गया। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। सर ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट इधर हैं, ये देखिए आरती कुमारी जी कोई प्रश्न करना चाह रही हैं। हाँ बोलिए आरती जी, क्या प्रश्न आपका? सर मेरा क्वेश्चन पिछले क्लास से है सर। हाँ बोलिए। सर मैं पूछना चाह रही थी कि अगर पिताजी की बुआ का जमीन, हम लोग का जमीन है, ये पिताजी की बुआ का जमीन अगर खतियान में नाम अगर चढ़ गया है सर, तो उसका खाता नंबर कैसे, वो मर गई है ठीक है ना, उनका वंशज आकर के ये आपत्ति करते हैं कि मेरा जमीन है ठीक है ना सर, तो फिर उसका कैसे खोला जाएगा सर खाता? पिताजी की बुआ के नाम से अगर खतियान बना हुआ है और उनके वंशज अगर दावा करते हैं तो उनका होगा, आपका अधिकार तो बनता नहीं है सर। तो उसमें खाता मतलब उसका खाता खोला जाएगा या नहीं सर? उनके जो उत्तराधिकारी होंगे उनके नाम से खाता खुलेगा। तो पिताजी की बुआ कहना है भाई, आपका कहाँ अधिकार बनेगा? आपका अधिकार नहीं बनेगा, उनके भाई के बच्चों का अधिकार नहीं बनेगा। जो पिताजी के बुआ हैं तो जिनके खाताधारी हैं उनके उत्तराधिकारी के नाम से सर्वे होगा, ये खतियान बनेगा। तो ऐसा आप जो पूछ रही है ना, ऐसा कहीं कहीं पाया गया है, वो कैडेस्ट्रल सर्वे, डिविजनल सर्वे वगैरह में ऐसी आई है। क्यों आई है वो कभी आपको बता देंगे। चलिए सर, वो क्वेश्चन कहीं देखे थे सर, तो फिर हाँ ठीक है। गौरव जी क्या प्रश्न है? सर हाँ सर बोल रहे थे कि सर जो मतलब अगर हम 2 शिविर का अगर सर जो जमीन का जो समाप्त हो गई है सर वो मेजर क्या प्रश्न है आपका? साफ नहीं आ रही आवाज आपकी। मान लीजिए कि हमारा मान लीजिए दूसरे शिविर में जाता है या दूसरे हम लोग के शिविर में आता है, तो सर उसका सर सोल्यूशन कैसे होगा? सर थोड़ा कंफ्यूजन है सर। क्या पूरे प्रश्न के दोबारा प्रश्न कीजिए तो। सर जो सर हमारा शिविर का जो ग्राम है, राजस्व ग्राम है, और किसी दूसरे शिविर का ग्राम राजस्व ग्राम है सर, दोनों का सर जो मतलब मान लीजिए कि लैंड का मतलब सेटलमेंट बराबर नहीं हो रहा है, मेरा उनमें चला जा रहा है या उनका मुझ में आ जा रहा है, दूसरे शिविर में आ जा रहा है, सर इसका समाधान कैसे होगा सर? इसके लिए विश्रांति शाखा में आलेख शाखा है, आप अपने शिविर प्रभारी की हैसियत से अभिलेखबद्ध कर आप आगे रिपोर्ट कीजिएगा। तो आलेख शाखा में जो प्रयुक्त पदाधिकारी हैं, कानगो हैं, अमीन हैं, वो आकर दोनों शिविर के अंतर्गत राजस्व ग्रामों का वो आपकी उपस्थिति में, रैयतों की उपस्थिति में उसका मेजरमेंट कर इसका निराकरण करेंगे। इसीलिए आलेख शाखा का निर्माण किया गया है। अच्छा, वो आलेख शाखा सर कहाँ पे रहेगा? अंचल नहीं, बंदोबस्त कार्यालय के स्तर पर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले सेशन में मिलते हैं।